जनवरी की एक कड़ाके की ठंड वाली सुबह, फिलाडेल्फिया, अमेरिका, एक ऐसा शहर जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों बाद पूरा शहर एक ऐसी गुत्थी में उलझ जाएगा जिसका जवाब ढूंढने में पुलिस को दशकों लग जाएंगे। 25 फरवरी 1957 सुबह का समय था। एक युवा लड़का अपने जाल की तलाश में जंगल जैसे सुनसान इलाके की तरफ जा रहा था। वहां अक्सर लोग नहीं आते थे। चारों तरफ सूखी घास, झाड़ियां और सन्नाटा पसरा हुआ था। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक पुराने गत्ते के डिब्बे पर पड़ी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा और आगे बढ़ा, उसे डिब्बे के अंदर कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसके कदम वहीं रुक गए। उसने डरते हुए अंदर झांका और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उस डिब्बे के अंदर एक छोटे बच्चे का शव पड़ा था। उसकी उम्र मुश्किल से 4 से 6 साल के बीच लग रही थी। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका पुलिस की गाड़ियों और अधिकारियों से भर गया। जांच शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे अधिकारी उस बच्चे को ध्यान से देखने लगे, वैसे वैसे मामला और भी रहस्यमय होता चला गया। बच्चा पूरी तरह नग्न था। उसके बाल हाल ही में काटे गए लग रहे थे। उसके शरीर पर कई पुराने और नए घावों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत अचानक नहीं हुई, बल्कि उससे पहले उसने बहुत कुछ सहा था। पुलिस ने आसपास की हर इंच जमीन की तलाशी ली। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई कपड़ा, कोई खिलौना या कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे बच्चे की पहचान हो सके, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जांच के दौरान एक और अजीब बात सामने आई। जिस गत्ते के डिब्बे में बच्चे का शव मिला था, वह असल में एक पालने का डिब्बा था। पुलिस ने डिब्बे पर छपी कंपनी और दुकान की जानकारी के आधार पर उसकी खरीदारी का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। उन्हें लगा कि शायद यहीं से पहला सुराग मिलेगा, लेकिन सैकड़ों ग्राहकों तक पहुंचने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब सबसे बड़ा सवाल था, यह बच्चा था कौन? पुलिस ने बच्चे की तस्वीरें खिंचवाईं, उसके चेहरे की सफाई करवाई, फिंगरप्रिंट लिए गए। देश भर के लापता बच्चों की सूची से मिलान किया गया, लेकिन हर जगह से जवाब एक ही मिला, नहीं। अब यह केस पुलिस के लिए सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रह गया था, यह एक पहचान की तलाश बन चुका था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 से 6 साल का एक बच्चा, जिसकी तस्वीर पूरे देश में दिखाई जा रही हो, उसे कोई पहचान ही ना पाए? क्या उसका परिवार भी शामिल था? क्या उसे जानबूझकर दुनिया से छिपाकर रखा गया था? या फिर उसकी कहानी उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी, जितनी पुलिस ने सोची भी नहीं थी? जैसे जैसे दिन बीतते गए, उम्मीद कम होती गई, लेकिन तभी एक गवाह सामने आया। उसने दावा किया कि उसने उसी इलाके में हत्या से ठीक पहले एक संदिग्ध आदमी को देखा था। उसके हाथ में एक बड़ा गत्ता था और वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। क्या यही कातिल था, या फिर यह भी एक झूठा सुराग बनने वाला था? यहीं से इस रहस्य ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पुलिस को कई सालों तक उलझाए रखा। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, पुलिस के पास एक के बाद एक फोन कॉल आ रहे थे। कोई कहता, मैंने इस बच्चे को पहले देखा है। कोई दावा करता, यह मेरे पड़ोस में रहने वाले परिवार का बच्चा हो सकता है। लेकिन हर बार जांच वहीं आकर रुक जाती। कोई भी दावा सच साबित नहीं हो रहा था। अब पुलिस ने फैसला किया कि अगर इस बच्चे की पहचान सीधे लोगों से नहीं हो पा रही, तो उसकी कहानी पूरे देश तक पहुंचानी होगी। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए गए। रेडियो स्टेशनों पर बार बार इस बच्चे का जिक्र किया जाने लगा। टेलीविजन पर उसकी तस्वीर दिखाई गई। हजारों पोस्टर स्कूलों, चर्चों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक जगहों पर लगाए गए। पोस्टर पर सिर्फ एक सवाल लिखा था, क्या आप इस बच्चे को पहचानते हैं? लेकिन दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और फिर भी एक भी ऐसा इंसान सामने नहीं आया जो पूरे विश्वास के साथ कह सके, हाँ, मैं इसे जानता हूं। यही बात पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। 4 से 6 साल का एक बच्चा जो बोल सकता था, चल सकता था, स्कूल जाने की उम्र में था। उसकी तलाश करने वाला कोई नहीं था। न कोई माँ, न कोई पिता, न कोई रिश्तेदार, न कोई दोस्त। मानो वह कभी इस दुनिया का हिस्सा था ही नहीं। इसी बीच जांच अधिकारियों ने उस गत्ते के डिब्बे की जांच दोबारा शुरू की जिसमें बच्चे का शव मिला था। डिब्बे पर एक फैक्ट्री का नाम छपा था। पता चला कि यह डिब्बा एक ऐसे पालने का था जो बहुत सीमित दुकानों पर बेचा गया था। पुलिस ने उन सभी दुकानों की सूची तैयार की।
फिर एक एक दुकान पर जाकर बिक्री का रिकॉर्ड खंगाला गया। कई दुकानदारों से पूछताछ हुई। कुछ ग्राहकों तक भी पुलिस पहुंची। जांच अधिकारियों ने उस गत्ते के डिब्बे की जांच दोबारा शुरू की जिसमें बच्चे का शव मिला था। डिब्बे पर एक फैक्ट्री का नाम छपा था। पता चला कि यह डिब्बा एक ऐसे पालने का था जो बहुत सीमित दुकानों पर बेचा गया था। पुलिस ने उन सभी दुकानों की सूची तैयार की। फिर एक एक दुकान पर जाकर बिक्री का रिकॉर्ड खंगाला गया। कई दुकानदारों से पूछताछ हुई। कुछ ग्राहकों तक भी पुलिस पहुंची। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी डिब्बा किसने खरीदा था, इसका कोई पक्का जवाब नहीं मिला। उधर फॉरेंसिक विशेषज्ञ लगातार बच्चे के शरीर की दोबारा जांच कर रहे थे। उन्होंने पाया कि उसके बाल हाल ही में काटे गए थे, लेकिन सिर पर छोटे छोटे बालों के बीच लंबे बालों के निशान भी मौजूद थे। इसका मतलब किसी ने उसकी पहचान छिपाने के लिए मौत से ठीक पहले उसके बाल काटे थे। उसकी उंगलियां साफ थी, नाखून काटे गए थे, शरीर को भी साफ किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अपराधी ने हर वह चीज मिटाने की कोशिश की हो जिससे बच्चे की पहचान हो सकती थी, लेकिन वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने कुछ ऐसे निशान देखे जो सामान्य नहीं थे। बच्चे के शरीर पर कई पुराने जख्म भर चुके थे, कुछ घाव नए थे। इससे एक बात लगभग साफ हो गई कि यह बच्चा लंबे समय तक हिंसा और प्रताड़ना झेलता रहा था। उसकी मौत किसी एक दिन की घटना नहीं थी। वह शायद कई महीनों या शायद कई सालों से डर और दर्द के बीच जी रहा था। अब पुलिस का शक और गहरा हो चुका था। क्या यह बच्चा किसी ऐसे घर में बंद था जहां उसे कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया गया? क्या इसी वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाया? इसी दौरान एक बेहद दिलचस्प गवाह सामने आया। उसने पुलिस को बताया कि हत्या से कुछ दिन पहले उसने उसी इलाके में एक अजीब दृश्य देखा था। उसके अनुसार एक आदमी अपनी कार के पास खड़ा था। कार के पीछे एक बड़ा गत्ते का डिब्बा रखा हुआ था। वह आदमी बार बार इधर उधर देख रहा था, मानो उसे डर हो कि कोई उसे देख न ले। गवाह ने उस समय इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने अखबार में उसी तरह के डिब्बे की तस्वीर देखी तो उसे वह घटना याद आ गई। पुलिस ने उस गवाह से बार बार पूछताछ की। उसने कार का रंग बताया, आदमी की लंबाई बताई, उसके कपड़ों का अंदाजा भी बताया, लेकिन चेहरा साफ याद नहीं था। यह सुराग भी अधूरा रह गया। कुछ समय बाद एक और व्यक्ति पुलिस के पास पहुंचा। उसने दावा किया कि हत्या वाली रात उसने एक आदमी को उसी जंगल वाले इलाके से तेजी से निकलते देखा था, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा था कि वह नंबर प्लेट नहीं देख पाया। अब पुलिस के पास दो गवाह थे, लेकिन दोनों के बयान इतने अधूरे थे कि किसी एक संदिग्ध तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। जांच आगे बढ़ती रही। हर दिन नई फाइल खुलती और शाम तक बंद हो जाती। फिर एक ऐसा सुराग सामने आया जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। एक मेडिकल एग्जामिनर ने बच्चे के शरीर पर मौजूद एक छोटे से निशान की ओर ध्यान दिलाया। वह निशान जन्म से मौजूद होने की संभावना थी। पुलिस ने सोचा, अगर किसी माँ ने अपने बच्चे के शरीर पर ऐसा निशान देखा होगा तो वह तस्वीर देखते ही पहचान जाएगी। इस उम्मीद में बच्चे की तस्वीरें फिर से प्रकाशित की गईं, लेकिन इस बार भी खामोशी ही मिली, जैसे किसी ने जानबूझकर इस बच्चे का पूरा अतीत मिटा दिया हो। पुलिस अधिकारियों के बीच अब एक नया सवाल उठ चुका था। अगर कोई इस बच्चे को ढूंढ नहीं रहा तो क्या इसका मतलब यह है कि जिसने उसकी हत्या की वही उसका परिवार भी था, या फिर उसकी असली पहचान किसी ऐसे राज से जुड़ी थी जिसे छिपाने के लिए एक मासूम बच्चे की जान ले ली गई? इन सवालों के जवाब अभी बहुत दूर थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ साल बाद एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंचेगी और जो कहानी वह सुनाएगी वह इस केस को इतिहास के सबसे विवादित रहस्यों में बदल देगी। पुलिस इस केस में लगभग हर संभव रास्ता आजमा चुकी थी। सैकड़ों लोगों से पूछताछ, हजारों तस्वीरें, अनगिनत रिपोर्टें, लेकिन हर बार नतीजा शून्य। समय बीतता गया और यह मामला धीरे धीरे एक ठंडी पड़ चुकी फाइल बनता जा रहा था। लेकिन लगभग 8 साल बाद एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने कहा,
मेरे पास इस बच्चे के बारे में ऐसी जानकारी है जो शायद किसी और के पास नहीं है। शुरुआत में अधिकारियों ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि इससे पहले भी कई लोग झूठे दावे कर चुके थे। लेकिन जब महिला ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की तो कमरे में बैठे सभी अधिकारी चुप हो गए। महिला का नाम था एम। उसने अपनी असली पहचान सार्वजनिक नहीं की, क्योंकि उसे अपनी जान का डर था। उसने बताया कि कई साल पहले उसकी माँ एक छोटे बच्चे को घर लेकर आई थी। बच्चा बहुत डरा हुआ रहता था, वह किसी से बात नहीं करता था। उसकी हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे वह लंबे समय से प्रताड़ना झेल रहा हो। महिला के अनुसार उसकी माँ उस बच्चे के साथ बेहद बुरा व्यवहार करती थी। उसे अक्सर भूखा रखा जाता, छोटी छोटी बातों पर मारा जाता, कई बार उसे घंटों तक कमरे में बंद रखा जाता। महिला ने दावा किया कि एक रात बच्चे ने गलती से खाना गिरा दिया। बस यही बात उसकी माँ को इतना गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। उसने बच्चे को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। महिला ने बताया कि उस रात बच्चे के सिर पर जोरदार चोट लगी। कुछ ही देर बाद वह बिल्कुल शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि बच्चा अब जिंदा नहीं है। इसके बाद उसकी माँ घबरा गई। उसने बच्चे के बाल काटे, शरीर को साफ किया और देर रात कार में डालकर उसे शहर से बाहर ले गई। महिला का कहना था कि उसी रात बच्चे का शव उस सुनसान इलाके में फेंका गया, जहां कुछ घंटों बाद पुलिस को वह मिला था। यह बयान सुनकर जांच अधिकारी हैरान रह गए। महिला की कहानी केस की कई बातों से मेल खा रही थी। बाल काटे जाने की बात, शरीर साफ किए जाने की बात, सिर पर चोट, सब कुछ। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। महिला के पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। न कोई गवाह, न कोई दस्तावेज, न कोई ऐसी चीज जिससे उसकी कहानी अदालत में साबित की जा सके। पुलिस ने उसके बताए घर की जांच की, आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की, पुराने रिकॉर्ड निकाले गए, लेकिन इतने साल बीत जाने के कारण कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला। कुछ अधिकारियों को लगा कि महिला सच बोल रही है, जबकि कुछ का मानना था कि शायद उसने अखबारों और टीवी से जानकारी लेकर यह कहानी बना ली। आज तक इस बात का कोई निश्चित जवाब नहीं मिला कि एम की कहानी सच थी या सिर्फ एक संयोग। समय फिर आगे बढ़ गया, लेकिन विज्ञान रुकने वाला नहीं था। सालों बाद डीएनए तकनीक पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक हो चुकी थी। पुरानी फाइलें दोबारा खोली गईं। बच्चे के सुरक्षित रखे गए जैविक नमूनों की फिर से जांच शुरू हुई। इस बार जांच सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रही। नई डीएनए तकनीकों और वंशावली अनुसंधान की मदद से विशेषज्ञों ने उस बच्चे के परिवार तक पहुंचने की कोशिश शुरू की। यह काम आसान नहीं था। हजारों लोगों के डीएनए रिकॉर्ड, पुराने जन्म प्रमाण पत्र, अनाथालयों के रिकॉर्ड और पारिवारिक रिश्तों की कड़ियां, सबको जोड़ना पड़ा। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आ गया जिसका पूरी दुनिया को दशकों से इंतजार था। पुलिस ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि द बॉय इन द बॉक्स अब सिर्फ एक अनजान बच्चा नहीं रहा। उसकी पहचान हो चुकी है। उसका नाम था जोसेफ ऑगस्टस ज़्रेली। करीब 65 साल बाद दुनिया पहली बार उस बच्चे का असली नाम जान पाई। यह एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन इस पहचान के बाद भी सबसे बड़ा सवाल अब भी जिंदा था। जोसेफ की हत्या किसने की और क्यों? जांच एजेंसियां आज भी इस सवाल का अंतिम उत्तर खोजने की कोशिश कर रही हैं। कुछ संभावित संदिग्धों के नाम सामने आए, कुछ पुराने रिश्तों की जांच हुई, लेकिन अभी तक किसी पर हत्या का आरोप साबित नहीं हो सका। यानी एक तरफ दुनिया को उस मासूम बच्चे का नाम मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ उसे न्याय अब भी नहीं मिला। आज द बॉय इन द बॉक्स सिर्फ एक क्राइम केस नहीं माना जाता। यह उन हजारों बच्चों की कहानी का प्रतीक है जो वर्षों तक अत्याचार सहते हैं, लेकिन उनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। और शायद
इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा यही है कि जिस बच्चे को पूरी दुनिया बॉय इन द बॉक्स के नाम से जानती रही, उसका असली नाम, उसकी पहचान और उसका बचपन, सब कुछ उससे छीन लिया गया था। लेकिन इतने सालों बाद भी एक सवाल अब भी हवा में गूंजता है। अगर उस छोटे से बच्चे को समय रहते किसी ने देख लिया होता, अगर किसी ने उसकी खामोशी को समझ लिया होता, तो क्या आज यह कहानी इतिहास की सबसे रहस्यमय गुत्थियों में शामिल होती, या फिर एक मासूम जिंदगी बचाई जा सकती थी? लेकिन इस केस का सबसे बड़ा रहस्य आज भी अनसुलझा है। हम अब यह जानते हैं कि उस मासूम बच्चे का नाम जोसेफ ऑगस्टस ज़्रेली था। हम यह भी जानते हैं कि वह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक असली बच्चा था, जिसकी अपनी एक जिंदगी थी, अपने सपने थे, और शायद एक ऐसा बचपन भी जो उसे कभी जीने ही नहीं दिया गया। लेकिन आज भी किसी के पास इस सवाल का पक्का जवाब नहीं है कि उसकी हत्या किसने की, और आखिर क्यों? क्या एम नाम की महिला सच बोल रही थी? क्या उसका बयान इस पूरे रहस्य की असली चाबी था, या फिर सच्चाई कुछ और ही थी जो उस बच्चे के साथ हमेशा के लिए दफन हो गई? समय बदल गया, तकनीक बदल गई, दुनिया बदल गई, लेकिन यह केस आज भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की सबसे रहस्यमयी फाइलों में गिना जाता है, क्योंकि पहचान मिल जाना और इंसाफ मिल जाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। हो सकता है एक दिन कोई नया सबूत सामने आए, कोई पुराना गवाह सच बोलने की हिम्मत जुटाए, या फिर डीएनए तकनीक का कोई नया तरीका इस कहानी का आखिरी राज भी खोल दे। लेकिन तब तक यह मामला हमें सिर्फ एक बात याद दिलाता है कि कई बार सबसे दर्दनाक रहस्य वो नहीं होते जिनका जवाब नहीं मिलता, बल्कि वो होते हैं जहां जवाब जानने वाला इंसान अब इस दुनिया में ही नहीं होता। अगर आपको यह सच्ची और रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप ऐसी ही सच्ची मिस्ट्री, ट्रू क्राइम और अनसुलझे मामलों की कहानियां देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि एम सच बोल रही थी, या फिर इस केस का असली कातिल आज भी दुनिया की नजरों से छिपा हुआ है? मैं मिलूंगी आपसे एक और सच्ची, रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।